IEEE 1394 या फायर वायर दोनों की चीज़ है, इनकी बात कर रहे हैं आज। ओरिजिनली ये एप्पल ने क्रिएट किया था, फिर स्टैंडर्डाइज किया गया इसे IEEE 1394 के तहत। इसका जो इंटेंशन था बनाने का वो ये था कि एप्पल का, कि हम इसको जो नए जनरेशन है उनके मैक्स, एप्पल के जो कंप्यूटर्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, तो उनको उनका जो डेस्कटॉप लैन है उसका सोल्यूशन के तहत इसको यूज़ करेंगे फायरवायर को। लेकिन IEEE वर्किंग ग्रुप जब यहाँ पर IEEE का नाम जुड़ा और उसके बाद IEEE के तहत इसको रिलीज किया गया, तो फिर देखा गया कि अरे ये तो एंटरटेनमेंट और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा एक इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्ट बन सकता है। तभी से ये लाइमलाइट में है और अब ये बहुत फेमस है। और क्यों फेमस है इसका भी आप वो बहुत जल्दी संज्ञान हो जाएगा। फीचर्स इसके ये हैं कि बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफ़र है, बहुत सारे डिवाइसेस लगाए जा सकते हैं, यूज़ करना बड़ा आसान है, हॉट प्लगेबल है, यानी आप लगाइए निकालिए वही चीज़ है आपकी, प्लग एंड प्ले। और सबसे बड़ी बात है इसको अलग से पावर नहीं देना पड़ता, आप बस केबल लगाइए और आपका डिवाइस चालू, तो केबल के थ्रू ही पावर मिल रहा है, जैसे USB में होता है। आराम से जो केबलिंग की कॉस्ट है कम है, इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट भी कम है। तो अब इसके टक्कर के या फिर इसके समानांतर जो टेक्नोलॉजीज हैं जो यही काम करती हैं अमूमन, उनसे कंपैरिजन देखिए। जब USB 1.1 आया था 12 Mbps स्पीड थी उसकी डेटा ट्रांसफर की, डेटा रेट जो इसका था। उसके बाद फायर वायर आया जो 400 Mbps देता था। अब आज देखिए USB 2.0 480 Mbps दे रहा है, जबकि फायर वायर 800 Mbps दे रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये 800 से 3200 भी पहुंच सकते हैं आप, 3200 Mbps से ह्यूज स्पीड। तो इतना अगर ये दे रहा है तो मुझे लगता है कि USB के कंपैरिजन में इट इज डूइंग बेटर। तो 3 स्टैंडर्ड है इसके IEEE वाले, लेकिन साथ में रिकमेंडेशन भी बहुत सारी है। अगर आपको आइडिया लेना है तो ये पर्टिकुलर लिंक है इस चीज़ की। लेकिन इन 3 स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। IEEE 1394 ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड था 1995 में जो रिलीज किया गया। 100, 200 और 400 Mbps ये सपोर्ट करता था ट्रांसफर रेट। फिर 1394 आया, इसमें जो पहला 1995 वाले जो कुछ स्पेक्स थे उनको दूर किया गया और जो फिक्स्ड इंटरऑपरेबिलिटी वाले जो प्रॉब्लम्स थे उनको दूर किया गया। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट इसमें डाली गई। और फिर 1394B इसने तो कमाल कर दिया, 800, 1600, 3200 तक पहुंचा दिया। आपकी डेटा रेट जो मैं बता रहा था 3200 तक जाती है। अब स्टैंडर्ड को प्रोटोकॉल से अलग किया गया, अभी हम ये प्रोटोकॉल भी देखेंगे। इसने स्पेसिफिकली कहा स्टैंडर्ड अलग है, प्रोटोकॉल अलग है। और एक तो लॉन्ग हॉल ट्रांसमिशन तो दे ही रहा है, मतलब डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, यानी कि ये पिछले जो आपके वर्जन्स हैं उनके साथ कंपैटिबल भी है। तो 2 टाइप के इसमें ट्रांसफर्स हैं, एक आइसोक्रोनस है, एक एसिंक्रोनस है। आइसोक्रोनस जो है इसमें 1 to 1 भी है, मतलब ब्रॉडकास्ट 1 to 1 भी है और 1 to many भी है। दोनों तरीके के आपकी ब्रॉडकास्ट है, कोई एरर करेक्शन नहीं है या रिट्रांसमिशन नहीं है। 80% तक ये आपकी अवेलेबल बैंडविड्थ ले लेता है। एसिंक्रोनस ये है इसका टारगेट, ये इसका टारगेट जो है स्पेसिफिक नोड, कोई एक स्पेसिफिक नोड स्पेसिफिक एड्रेस की टारगेटिंग है। एरर चेकिंग और रिट्रांसमिशन है, बट जो बैंडविड्थ कितना यूज करता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब 4 लेवल जो प्रोटोकॉल स्टैक है वो देखिएगा। एक फिजिकल लेयर है सबसे पहला, और यहाँ पर जो बस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग है, मैकेनिकल इलेक्टर्स है, केबलिंग है, आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म है और सीरियल इनकोडिंग और डिकोडिंग, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टफ होते हैं फिजिकल लेयर में, वो सारे काम यहाँ पर होते हैं। लिंक लेयर पे आएंगे तो लिंक लेयर का जैसे काम होता है चेकिंग और अपेंडिंग, CRCs मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, ये यहाँ पर होता है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन किस टाइप का हो रहा है और जो आइसोक्रोनस जो आपके ट्रांजेक्शन है उनको हैंडल करना, ये भी आपका डेटा लिंक लेयर का काम है। बेसिकली इसको लिंक लेयर कहते हैं यहाँ पे। ट्रांजैक्शन लेयर ये आपका एसिंक्रोनस ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है, जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रही है। और सीरियल बस मैनेजमेंट लेयर ये खैर ये तो 1394B पे से हटाई दिया गया है। टोपोलॉजी इसकी पीयर टू पीयर है, मतलब यहाँ से यहाँ, इसका मतलब कोई दोनों को कोई ऐसा या किसी एक को कोई सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती, या आपस में ही कम्युनिकेशन हो जाता है इसका।
साथ में जैसे ही आपने प्लग किया कोई भी डिवाइस को तो अपने आप जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसमें 64 बिट एड्रेसिंग स्कीम यूज़ करते हैं IEEE 1212 स्टैंडर्ड के तहत। 64 में 10 बिट जो होता है वो बस आईडी के लिए होता है, यानी कि 1024 बस 2 टू पावर 10 क्या होता है 1024 होता है। 2 की पावर 6 आपकी 64 डिवाइसेस इसमें होती है। 6 बिट ये है डिवाइस आईडी के लिए, तो बस आईडी डिवाइस आईडी। बाकी जो 48 आपके बिट्स है वो स्टोरेज के लिए, 48 बिट्स स्टोरेज। कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, अब ये देखिए ये तो प्रिंटर है आपका और ये आपका डिजिटल कैमरा यानी कि कंज्यूमर डिवाइस है। ये भी आपका सेट टॉप बॉक्स है, डिजिटल VCR है, PC LED रैम। तो इस तरीके से आप कनेक्टिविटी इसको दे सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 2 देखिएगा, इसमें पेरेंट और चाइल्ड है। इसमें ये पेरेंट है चाइल्ड है, देखिए डिजिटल कैमरा इज कनेक्टेड टू सेट टॉप बॉक्स, DVD रैम, PC है, प्रिंटर आपका डिजिटल VCR से है। और कॉन्फ़िगरेशन 3 देखिए, यहाँ पेरेंट चाइल्ड और यहाँ का पेरेंट इसका चाइल्ड, ये पेरेंट ये चाइल्ड ये पेरेंट चाइल्ड, इस तरीके से 3 कॉम्बिनेशन आपके कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। केबल जो है 1394A और 1394 की देखिएगा, ये आपके दोनों पावर है, यहाँ से पावर मिलता है इसको, और ये आपके 2 कोएक्सियल केबल्स हैं इसमें, ये पेयर है यहाँ पर। तो इस तरीके की केबलिंग होती है। अगर आप देखेंगे तो आपको सारा फॉर्मेशन बिल्कुल USB की तरह ही दिखेगा, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। लेकिन 1394 अलग है और आपका ये अलग है USB। केबल के टाइप और लेंथ हम 1394B के देख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए 3200 तक पहुंच रहा है। तो मोस्टली जो इसकी लेंथ है 4.5 मीटर ही मिल रही है। हाँ, ग्लास ऑप्टिक फाइबर है तो आपको 100 मीटर तक जा रही है। तो एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, मान लीजिए 800 Mbps का ले लो, तो इसमें जो 9 पिन शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कॉपर है वो 4.5 मीटर तक लेंथ है उसकी, और आपका ये सब चीज़ें उसमें नहीं आती है। प्योर ग्लास ऑप्टिकल फाइबर है जो 100 मीटर तक जाता है। तो ये थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की मैंने आपको फायरवायर या IEEE 1394, 1394A, 1394B की। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।